क्लेम देना पड़ गया तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से देंगी, आपको पागल बनाते हैं काफी। मना, मैं नहीं कराना, मैंने नहीं कराना भाई, सरकारी कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। नहीं कोई गुनाह कर रखा हो भाई हमारी गाड़ी ने, ऐसा मतलब बर्ताव हो रहा था। और मेरी जो पॉलिसी थी वो कैशलेस थी, लेकिन गाड़ी ठीक होने के बाद मेरे को उस पर पेमेंट देनी पड़ी। मैंने क्या क्या समस्याएं झेली और कहा मेरी एक गलती ने मेरे को वहां तक पहुंचाया। मैं बोला माँ भाई लठ मारने को हो रहा हूं मैं तुम्हारे सारा के। कह रहा ये तो फर्जी कागज है। तो कोई भी होना भाई साहब, उस टाइम इतना गुस्सा आया मेरा भाई बस पूछो मत। और एक बहुत गंदा सीन चल रहा है भाई आजकल। अरे जो फ्रॉड लोग हैं वो तो तुमसे काबू में आते नहीं है और सीधे साधे लोगों को तुम परेशान करते हो। ये कैसा काम कर रहे हैं, ये अपने कस्टमर के साथ कैसे, इनका फीडबैक फॉर्म क्यों नहीं आता हमारे पास। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, मतलब आज की डेट में हम कोई भी चीज खरीदते हैं, इवन हम इंसान, हमारा भी इंश्योरेंस होता है, चाहे वो टर्म प्लान हो, चाहे वो मेडिक्लेम हो, कोई सा भी हो। तो इंश्योरेंस तो भाई आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई मेडिक्लेम के बारे में और टर्म प्लान के बारे में तो मैं बता नहीं सकता। हम ठहरे भाई ऑटोमोटिव 17, तो हम कार से रिलेटेड तो आपकी भाई क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग इंश्योरेंस। तो मैंने कार इंश्योरेंस के ऊपर भाई एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दे रखे हैं, सारी सिचुएशन में बता रखा है कब आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ अपडेट्स भी मैं आपको दूंगा। फिर भी मैं आपको ये कहूंगा आप उस वीडियो को जाके देख लो, कुछ ना कुछ रह जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने वो चीज पहले बता रखी होती है तो वो भाई सोचते हैं कि नहीं ये पहले देख लिया होगा। तो जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भाई प्लीज उस वीडियो को जाके देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा वीडियो का, आप वहां जाके देख सकते हैं, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर आप कहोगे कि विक्रम भाई जब आपने इंश्योरेंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो इस वीडियो का क्या मतलब है, पर्दाफाश क्या करना चाहते हो आप? भाई बेसिकली पर्दाफाश क्या है कि रिसेंटली अभी मेरी जो स्कॉर्पियन है वो गई थी भाई इंश्योरेंस क्लेम में। उसका क्लेम आया था, क्यों आया, कैसे आया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इससे पिछला वीडियो अगर आप देखें उसमें तो मैंने बताया है कि कैसे हुआ था ये, लेकिन मैंने क्या क्या समस्याएं झेली और कहा मेरी एक गलती ने मेरे को वहां तक पहुंचाया। उन्होंने मुझे वहां पहुंचाया, उसने मुझे निकाला भी। जो थे मेरे इंश्योरेंस एजेंट, उन्होंने मेरा साथ दिया भाई, भरपूर साथ दिया। तो ये सारी बातें भाई आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। प्लस इंश्योरेंस कौन सा लेना है, क्या लेना है, फटाफट आपको पहले बता देता हूं। ऐसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, सबसे पहले उसका बनता है इनवॉइस, बिल बनता है। देन उसके बाद कटता है इंश्योरेंस एंड थर्ड होता है भाई गाड़ी का रोड टैक्स। तो ये सारा होता है। पहले क्या होता था, हम कोई भी गाड़ी खरीदते थे तो हमारे को इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या होता था, कई बार ऐसा हुआ कि अब गाड़ी शोरूम से निकली, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जिसमें गाड़ी शोरूम से निकलती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी थर्ड पर्सन को वो टक्कर मार देती है, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। चलो खुद की गाड़ी खराब हुई वो ठीक है, बंदा ठीक करा लेगा, उसकी खुद की गलती है। लेकिन किसी को भाई मार दिया या चोट लग गई, उसका क्लेम कौन भुगतेगा भाई? उसके लिए ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि कोई भी गाड़ी अगर शोरूम से निकलेगी वो भाई बगैर इंश्योरेंस के नहीं निकलेगी। तो ये मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट ने कि बगैर इंश्योरेंस आपकी गाड़ी आप बेच ही नहीं सकते, जाएगी ही नहीं, उसका रोड टैक्स है। इसीलिए ये प्रोसेस बना था, पहले इनवॉइस फिर इंश्योरेंस फिर रोड टैक्स। गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी जब तक आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा। अब इंश्योरेंस आपको कंपनी से लेना है या अपने पर्सनल एजेंट पे लेना है, इस पे सरकार ने भाई आपको छूट दे रखी है। आप चाहे तो कंपनी से ले सकते, चाहे तो बाहर अपने एजेंट से ले सकते। अब मोस्टली केसेस में ना लोग शोरूम से ही लेते हैं। मैंने भी रिसेंटली जिमनी परचेज की है तो मैंने शोरूम से लिया। हालांकि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन मेरी तो एक कंप्लीट डील थी ना जिसमें अपने को जिमनी पे डिस्काउंट मिला था। तो उस सिचुएशन में चल कोई बात नहीं यार, कर दो। जो इंश्योरेंस मुझे 32,000 का पड़ना था वो मुझे 39,000 का पड़ता। हालांकि पहले वो मुझे 52,000 का दे रहे थे। फिर मैंने कहा ये बातचीत चलती है। अब दूसरा आता है जब आप अपने एजेंट से इंश्योरेंस कराते हो। देखो सबके पास कोई ना कोई एजेंट होता ही है, आपके इंश्योरेंस संभालता है। मेरे केस में यहाँ मनोज का नाम लूंगा मैं, जो मनोज मेरे बहुत सालों से इंश्योरेंस देखता है, चाहे वो हमारे कोई भी इंश्योरेंस हुए सारे मनोज देखते। मेरे परिवार में, दोस्तों में, यार दोस्तों में, सब जगह तो एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ सर आप कहीं भी फंसोगे तो मैं बैठा हूं। और इस चीज का कई बार बेनिफिट भी मिलता है। जैसे मान लो हमने अपने एजेंट से पूछा कि भाई आप कितने में करके दोगे, वो कहता है सर मैं इतने में कर दूंगा, यही सारे बेनिफिट मैं आपको दूंगा। और फिर कंपनी कहती है कि सर कोई बात नहीं हम आपका कोड मैच कर देंगे। तो जितना वो दे रहा होता है उतना ही आपकी एजेंसी भी दे देती है भाई, यहाँ पे मार्जिन काफी होता है। ठीक है, अपने बाहर वाले एजेंट से वही सेम चीज पूछ के कंपनी को बोल सकते हो कि भाई वो तो इतने में दे रहा है, आप इतने में क्यों दे रहे हो? तो वहां पे क्या होता है, कई बार 1,000-2,000 का फर्क रहता है तो बंदा सोचता चल छोड़ यार
एजेंसी से अब ले लेते हैं, फर्स्ट टाइम लेना, बाकी बात तो फिर रिन्यू आपने करना ही है। अब मैंने भी अपने केस में था, मनोज कोई बात नहीं यार, इस बार एजेंसी से ले लेते हैं, मोस्टली मैं एजेंसी से लेता हूँ फर्स्ट टाइम का। अब भाई आपको पता अपने यार दोस्त ही है एजेंसी वाले, तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं पहली बार आपसे ले लेते हैं, बाद में अपना रिन्यू तो भाई तूने करना ही है। ये तो हो गया कि भाई एजेंसी का क्या फायदा है और एजेंट आपका क्या फायदा करवा सकता है, कोड मैच हो जाएगा। दूसरा, जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, पहले तो क्या होता था, सिंपल होता था, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है जी, चलो हो गया। लेकिन भाई जब से गाड़ियां इतनी नाजुक होने लग गई हैं, तो उसके बाद कंपनीज ने बनाया भाई जीरो डेप्थ, कि आपकी गाड़ी में कुछ भी नुकसान होगा, आपने सिर्फ फाइल चार्ज पे करना है, बाकी का खर्चा हम उठाएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा भाई लोगों को। और इससे पहले आ गया था कैशलेस, कि भाई आपको पैसे नहीं देने। पहले क्या होता था, गाड़ी ठीक होती थी, फिर हम पैसे भरते थे, फिर आ रहे कई महीने के बाद हमारे पैसे। मेरे केस में ऐसे ही हुआ था। अभी दोबारा ये वाला भी पॉइंट नोट कर लेता हूं, मैं लिख लेता हूं यार, मैं है ना, कैशलेस के ऊपर भी मेरे को बताना है अभी आपको। मैं ये पेज इसलिए रखता हूं भाई कि मैंने पॉइंट्स लिख रखे होते हैं कि हाँ भाई मैंने ये टॉपिक बता दिया, आपको ये बता दिया, कि कोई चीज रहे ना, फिर भी रह जाएगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना भाई, आने वाली वीडियो में जवाब दे देंगे। तो टॉपिक से भटक गए यार, ऐसे लिखने में है तो ये हो गया भाई कैशलेस, जीरो डेप्थ। फिर आ जाता था विद कंज्यूमेबल्स, एड ऑन्स। अब एड ऑन्स में क्या होता है, टायर प्रोटेक्शन ले रहे हो, इंजन प्रोटेक्शन ले रहे हो, ये सारी चीजें, इसके ऊपर ना आपका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, डिपेंडिंग ऑन था क्या आप एड ऑन करवा रहे हो। एड ऑन्स में एक और चीज है, जैसे मान लो आपने बाद में गाड़ी के अंदर अलॉयज डलवाए, उसको भी आप एड ऑन करवा सकते हो। जी हाँ, आप उसको एड ऑन करा सकते हो कि मैंने ये अलॉयज डलवाए हैं, फोटोज होते हैं आपकी गाड़ी के, एंड देन उसके बाद आपसे थोड़ा प्रीमियम में ऐड किया जाता है, पार्ट पेमेंट हो जाती है अगर आप बाद में लगवाते हो तो बीच में, नहीं तो आप नेक्स्ट इंश्योरेंस में उसको ऐड ऑन करवा सकते हो। तो ऐसे आप अपने अलॉयज को या कोई और एक्सेसरी या इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी को आपने लगवाई है, तो आप ऐसे ही उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड करवा सकते हो। जैसे जैसे आप जितना एड ऑन लेते जाएंगे, उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। तो वो आप देख लो भाई, आपको लगता है कि भाई ये इतनी महंगी चीज है, मेरे को लेनी चाहिए, तो ले लो, और लगता है नहीं यार ठीक है, मैं होएगी तो मैं अपने आप देख लूंगा, तो रहने देना भाई। फिर आ जाता है भाई आरटीआई। आरटीआई आज की डेट में सबसे ऊपर है भाई। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है भाई, ये मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, वो 2005 में आया था। ये है भाई रिटर्न टू इनवॉइस। अगर आपकी गाड़ी भाई बाहर ही चलती रहती है, बाहर ही खड़ी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम रोड्स पे ही रहती है, मतलब बहुत ज्यादा रनिंग है आपकी, तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस लेना चाहिए। आप रिटर्न टू इनवॉइस लो। आपकी गाड़ी में आग लगती है, चोरी हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, आपको जो आपकी गाड़ी का इनवॉइस कटा था वो पैसा आपको मिलता है। अब इसमें कई बार कंपनी क्या कर देती है कि आपको उस टाइम पे जो अभी चल रहा होगा मार्केट वैल्यू उसका चेक करते हैं, वो भी चेक किया जाता है। तो इसमें ना काफी क्लोज होते हैं, तो जब भी आप अपना इंश्योरेंस लो, आरटीआई को भी भाई पूरा डिटेल में चेक कर लेना एक बार। आ जाती है भाई गाड़ी की आईडीवी। आईडीवी वैल्यू क्या लगी है गाड़ी की, ठीक है। तो आईडीवी शुरू में तो क्या होता है, मान लो आपने कोई 10 लाख की गाड़ी ली है या 5 लाख की ली है, तो उसका भाई 5% घटा के, अब 10 लाख का 5% कितना हो गया, 50,000 रुपये हो गया। तो 50,000 लेस हो गया, आपकी गाड़ी की फर्स्ट टाइम में आईडीवी वैल्यू आएगी 9.5 लाख। और उसके बाद हर साल 10% वो घटती चली जाएगी। लेकिन काफी कंपनीज हैं जो आज की डेट में आपसे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लेती हैं, आपका आईडीवी बढ़ा देती हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई, जितनी आईडीवी चलती आ रही है ना, उसको उसी हिसाब से घटवाओ, ना तो ज्यादा घटाओ। जब आप दोबारा उसी कंपनी से रिन्यू कराते हो ना, वो आईडीवी आपकी काफी कम कर देती है। 10% से ज्यादा मत घटाओ भाई अपनी गाड़ी की वैल्यू। 10% हर साल घट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू लेके कोई फायदा नहीं है। कंपनी वैसे भी आज की डेट में अगर मान लो आईडीवी के अकॉर्डिंग उनको क्लेम देना पड़ गया, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से देंगी, आपको पागल बनाती है काफी कंपनी। तो ये चीज मत सोचना, जो आईडीवी आ रही है आने दो। बाई चांस अगर माना आपकी गाड़ी की आईडीवी कम है और मार्केट वैल्यू ज्यादा, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको मिल सकता है। तो आईडीवी में ज्यादा पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है, जब मेरा ये मानना। बाकी भाई अगर आपको किसी को लगता है कि हाँ भाई आईडीवी बढ़वाने से ये फायदा मिल सकता है, तो वो, क्योंकि भाई ये पॉलिसीज चेंज होती रहती है। आज की डेट में भाई मार्केट वैल्यू देखी जाती है उस टाइम की मौके की। आप मान लो गाड़ी की वैल्यू बैठ रही है 7 लाख और आप आईडीवी लेके बैठे हो 10.5 लाख, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी इतनी पागल नहीं है कि आपको 10.5 लाख पे करेगी। वो लड़ेगी उस चीज के ऊपर, मना करेगी, ये करेगी, फिर चक्कर काटते रहोगे, फिर आगे सोचोगे यार खाम खामे क्यों प्रीमियम मैंने फालतू दिया, और आईडीवी इतनी थी। तो छोड़ो इस चीज को, जो नॉर्मल आईडीवी आ रही है उस पर चलो। पीए कवर। अब पीए कवर क्या होता था, पहले तो मैंडेटरी होता था, अब ऑप्शनल है। मान लो आपके घर में 5 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां, 4 गाड़ियां एक बंदे के नाम से, तो उस एक बंदे को अपना पर्सनल एक्सीडेंट कवर एक बार ही लेना होता है हर गाड़ी पे ना। चीज और है, जब हम गाड़ी परचेज करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा इंश्योरेंस हमारे को मिलता है, गाड़ियों में जो हमारे को थर्ड पार्टी मिलता है वो 3 साल के लिए मिलता है, और स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर जब हम खरीदते हैं उसमें हमारे को थर्ड पार्टी 5 साल के लिए मिलता है।
तो काफी लोगों को इस पे अभी भी कंफ्यूजन रहता है कि मेरा थर्ड पार्टी कब तक है। कई बार लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कईयों को, वो थर्ड पार्टी नेक्स्ट ईयर भी करवा लेते हैं, मतलब प्रीमियम पे कर देते हैं। इंश्योरेंस करने वाले को तो पता है पास तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, तो भाई ऐसे लोग करते हैं झोल झाल, तो ध्यान रखना आगे से। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इंश्योरेंस के मतलब सवाल हैं, तो ये सारे मैंने भाई उस वीडियो में कवर कर रखे हैं। मोस्टली जो कॉमन क्वेरीज आती हैं वो मैंने इसमें कवर कर दी है। अब आ जाते हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो के ऊपर कि भाई विक्रम भाई आप करने वाले थे पर्दाफाश, तो कैसे करोगे आप पर्दाफाश? अब पर्दाफाश तो क्या है भाई, मेरे को उनके बारे में बताना है, आपके साथ शेयर करना है कि कहीं आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसे, कैसे उस सिचुएशन को आप टैकल करें। अब मेरे साथ क्या होता है, मेरी जो स्कॉर्पियन है वो अपना लग जाती है एक्सटेंशन रोड पे नीचे से हल्की सी, उसके कारण। और मुझे पता कैसे लगता है, जब मैं ट्रिप से वापस आ रहा होता हूँ तो टायर ऐसे हो गए थे, तो टायर एकदम से घिस के खत्म हो जाते हैं। मैं गाड़ी को तुरंत ले जाता हूँ अपना महिंद्रा की वर्कशॉप में, वहां पे मैं गाड़ी को छोड़ आता हूँ कि सर आप इसको चेक कर लो। नेक्स्ट डे वो सारा गाड़ी को तसल्ली से चेक करते हैं और बताते हैं कि सर जो इसका डेड एक्सल है वो बेंड हो गया है, वो ट्विस्ट हो गया, थोड़ा ट्विस्ट होने के कारण टायर्स ऐसे हो गए हैं, तो इस वजह से आपकी गाड़ी टायर खा गई। मैं तो कमाल हो गया मैं यार, खाम खामे मैं यार, अभी तो मेरे टायर कुछ चले भी नहीं थे, गाड़ी मेरी स्टाइल हारी चली थी। पहली बार ऐसा हुआ है भाई, नहीं तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैं चलो कोई बात नहीं भाई, लेट इट बी, जो हो गया कोई बात नहीं। मैं इसका पार्ट कितने का, मैं पार्ट मंगा लो, मैं पे करके खत्म करता हूँ, मेरे को इंश्योरेंस नहीं करना, क्योंकि मेरा जो इंश्योरेंस था जस्ट रिन्यू हुआ ही था, महीना ही हुआ था, तो मैं मेरे को इंश्योरेंस के पचड़े में पड़ना ही नहीं है। वो बोले सर कोई बात नहीं, इंश्योरेंस ले लो, जब आपने प्रीमियम दे ही रखा है तो ले लो। मैं ये कह रहा था, हमारे पिछली बार भी मैंने बम्पर और मैं उसमें विंडशील्ड चेंज कराया था, मैं क्यों यार इस साल का भी एनसीबी खराब कर रहा है, रहने दो यार मैं नहीं लेना चाहता। वो बोले सर ले लो, क्यों लेकर करके भाई, आपका 25,000 से ऊपर का तो बिल बन ही जाएगा, और भी पार्ट क्या पता सर निकला है कुछ इसमें बैठ, चलो कोई बात नहीं ले लेते। अब बात आती है यहाँ पे, पहले साल तो भाई मेरा इंश्योरेंस था महिंद्रा से। अब महिंद्रा किसी भी कंपनी को ले, उसमें सिरदर्दी महिंद्रा की है, लेकिन जब रिन्यू हुआ, मैंने भाई अपने बंदे से रिन्यू कराया, अपने एजेंट से कराया। उसने क्या किया, बोला सर मैं आपका इससे कर रहा हूँ, इससे बढ़िया प्रीमियम आ रहा है आपका, और आपका फुल आ रहा है, और आपको मैं सारे बेनिफिट्स दे रहा हूँ। मैं चलो ठीक है भाई, सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और सेम आ रहा है, प्रीमियम काफी फर्क आ रहा है, 4-5 हजार का फर्क था। मैं चल कोई बात नहीं, कर दे भाई, अब मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट था, इतने सालों से करता रहा है। वो बोला सर मैं आपका सरकारी कंपनी, मैं भाई मना, मैं नहीं कराना, मैंने नहीं कराना भाई, सरकारी कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। बोला सर क्यों ऐसा कर रहे हो? माँ भाई मेरे को नहीं कराना, मैंने देख रखा है भाई सरकारी कंपनियों का। मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकारी कंपनियां बेकार है, मैं खुद बोलता था कि हाँ सरकारी कंपनी आपको अच्छे रेट पे इंश्योरेंस देती है, लेकिन भाई मेरे साथ जो भी घटित हो ना, उसके बाद स्पेशली ओरिएंटल को तो मैं कभी भी लिस्ट में नहीं लूंगा, इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ, कभी भी नहीं। कंपनी ने ऊपर से सपोर्ट किया, लेकिन जो इनका सर्वेयर था ना भाई, मैं स्पेशल उसका नाम लूंगा, विनोद कुमार इंदौरा जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज बुरा मत मानना, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। आपसे मेरी एक बार ही बातचीत हुई थी, वो बातचीत मैं अभी बताऊंगा आपको क्या बातचीत हुई थी। तो होता क्या भाई, चली गई मेरी गाड़ी, मुद्दा फंसता कहाँ पे है? सबसे पहले तो मेरी गाड़ी वहां चली गई, इंश्योरेंस हमने क्लेम फाइल कर दिया, सारी चीज हो गई। अब इंश्योरेंस में भाई सबसे मेन चीज आपको बता देता हूँ, कभी भी आपकी गाड़ी अगर कहीं लगती है तो मौके पे अपनी गाड़ी के फोटो खींच लो। अपने आप से भी भाई आप क्लेम फाइल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, अपने आप से मत करना, कुछ ना कुछ गलती आपसे हो ही जाएगी, फिर बाद में कंपनी वही लूप होल ढूंढती है और फिर आपके क्लेम में दिक्कत आती है। तो बेस्ट है मौके पे अपनी गाड़ी की फोटो खींच लो, अपना नियरेस्ट जो आपका सर्विस सेंटर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास से जाओ, वहां अपना क्लेम फाइल करो। तो मेरी गाड़ी का भाई क्लेम फाइल कर दिया हमने, सारी चीज कर दी। सर्वेयर आया, सर्वेयर ने गाड़ी चेक करी, बोला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं फिर कुछ खराब ही नहीं है तो फिर गाड़ी खाम खाम में खड़ी है यहाँ पे। बोला ये चीज ऐसी। अब भाई वो ऐसी चीज है, उसमें आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ऐसे विजिबल आंखों से अगर आप टायर उतार दोगे तो ट्विस्ट हुआ दिखेगा ही नहीं, माइनर सा भी ट्विस्ट होगा तो टायर तो खत्म कर ही दिया ना। उसको समझ में नहीं आई बात, बोला ऐसे नहीं है, आपने टायर ये डाल रखे हैं, वो कर रखे हैं। मैं चलो कोई बात नहीं। तो इस मामले में भाई डीएम महिंद्रा की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने भाई अपनी एक गाड़ी से भाई अपने टायर्स और अलॉयज उतारे, मतलब कंप्लीट सेट उतारा और मेरी स्कॉर्पियन के अंदर लगाया, स्कॉर्पियन अंदर के अंदर लगा के फिर उसको भाई जो धागे वागे से जैसे भी दिखाना था वो दिखाया। उसके कितने ही वीडियो, कितने ही फोटो, हर एंगल से, पता नहीं किस किस चीज से, पता नहीं कोई गुनाह कर रखा हो भाई हमारी गाड़ी ने, ऐसा मतलब बता हो रहा था। दिनों के चक्कर के बाद उसने ये माना कि हाँ इसका डेड एक्सेल बैंड है। फिर उसके साथ जो पीछे कनेक्टिंग रोड होती है वो बोला ये तो ठीक है। मैं बोला जी जब ये डिफरेंशियल चेंज होता है, ये बात ही बात आ रहा हूँ, जब उसको समझाया गया ये इसके साथ ही चेंज होती है, अगर ये नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा, ये अभी भी बैंड ही रहेगा।
वो आएगा ही नहीं। दोनों चीज कनेक्ट है साथ में। मैं दिखा दूंगा कौन सा डेड एक्सेल के पीछे रोड होती है ना, जो ऐसे बनी होती है। ये रोड वाला भी मेट्रो ने इतनी जल्दी नहीं माना। एजेंसी वालों ने मेल लिख के दी, प्रॉपर फोन पे बताया कि जी डेड एक्सेल के साथ ये 2 रोड चेंज करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये सीधा नहीं होगा। तब जाके उसने वो बात मानी। और ऐसा नहीं कि पार्ट लाखों का था, 17,000 का एक पार्ट था और मेरे ख्याल से 8-10 हजार का एक पार्ट था। तब 27,000 का टोटल पार्ट था। देखो इतनी महंगी गाड़ी है, उसके ऊपर टोटल जब बिल आएगा, जब आपके होश उड़ेंगे थोड़े से कि यार इतने छोटे से क्लेम के लिए इतना बखेड़ा खड़ा कर रखा था। अब मेन दिक्कत कहां आती है, मेरा जो डीएल है वो भाई बना हुआ है 2005 का। मेरे फादर साहब जब डीएसपी सफीदो पोस्टेड थे उस टाइम वहां से बना था। उस टाइम पे ऑनलाइन प्रोसेस तो होता नहीं था, 2010 के बाद ही ऑनलाइन प्रोसेस आया है। तो भाई जब तो मैनुअल ही चलता था, बन गया भाई मेरा डीएल। अब मेरा डीएल आज की डेट में ऑनलाइन अपडेट नहीं है, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मेरा जो डीएल है 2005 से 2024 आ गया, आप लगभग लगभग 19 साल हो गए। 18 साल मान लो यार, मोटा मोटा 19 साल। इतने सालों में मेरी गाड़ी कई बार क्लेम पे भी गई है, तब उस डीएल पे कोई दिक्कत नहीं आई। और जस्ट यही गाड़ी मेरी इसी डीएल पे 2 महीने पहले जब एजेंसी में गई थी, जब मेरे बम्पर्स चेंज हुए थे, मेरे नहीं मेरी स्कॉर्पियन के बम्पर्स चेंज हुए थे, उस टाइम पे भी तो यही डीएल था मेरा। और उस कंपनी को दिक्कत नहीं आई। आई थी उनको भी कि सर आपका डीएल वेरीफाई नहीं है। तो मैंने बोला भाई ये मेरी दिक्कत नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायरमेंट है, वो अपने एंड पे चेक करे। तो उन्होंने देखा कि यार जब इतना साल सा पुराना डीएल है, चलता आ रहा है, उन्होंने अपने एंड पे कैसे भी किया, इसमें भी एजेंसी ने अपने आप हैंडल किया। यहाँ पे फायदा मिलता है भाई आपको, अगर आपका इंश्योरेंस प्रॉपर आपकी सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ से है। तो अगर जैसे अब मैंने जिमनी का ले रखा है, वो मारुति का ले रखा, मारुति के अंदर कौन सी कंपनी है वो मारुति वाले जाने, तो ये चीज का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, मैंने उनको क्लियर बोला कोई बात नहीं, मैंने इंश्योरेंस अपने एंड से करा रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एजेंसी को, मैं सब कुछ अपने एंड पे देखूंगा। तो मेरी तरफ से मनोज ये सारी चीजें देख रहा था कि सर कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं सारी चीज देख रहा हूँ। मेरे को नहीं जाना पड़ा कहीं भी, मनोज ने सारी चीजें टैकल करी, मेल पे चला, फोन पे चला, मेरे से जो हो सकता था मैंने कर। उसके बाद मेरे से जो फोटोज वीडियोस जो मांगी गई मैंने वो अवेलेबल करा के दे दी। इसी दौरान आपको मेरी गाड़ी बीच में दिख भी नहीं रही थी कि विक्रम भाई कहाँ गई हुई है। मैं एक बार ये सारा सॉर्ट आउट हो जाए, कई बार घर पे भी नहीं दिखती थी, तो मैं एक बार ये सॉर्ट आउट हो जाए तब आपको क्लियरली बताऊंगा। और एक चीज और देखना, जब गाड़ी का क्लेम फाइल हुआ था उस टाइम पे भी तो यही डीएल था, ये बाद में ही क्यों अटकाया। मतलब जब गाड़ी 15-20 दिन के लिए एजेंसी में थी, उस दौरान भी तो वो सर्वेयर बोल सकता था कि सर आपका डीएल वेरीफाई नहीं है, आप इसको कराइए। और मेरी जो पॉलिसी थी वो कैशलेस थी, लेकिन गाड़ी ठीक होने के बाद मेरे को उस पर पेमेंट देनी पड़ी। उनका पता क्या था, जो सर्विस सेंटर है ना ये हमारे लिस्ट में नहीं है कैशलेस में। तो भाई तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने कैशलेस पॉलिसी कह के तुमने मेरे से पेमेंट करवाई है। वो तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कर दी, वो भी मैंने कर दी। मैं चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो इस बखेड़े से बाहर निकलना है, कैसे तैसे निकलना है, मैं बस खत्म करो इस चीज को यार, मेरे को नहीं इसमें पड़ना। 37,000 कुछ का मेरा बिल था। 1 फरवरी या 2 फरवरी को मैं गाड़ी लेके आया था एजेंसी से, 37,000 समथिंग का मेरा बिल था, मैंने वहां पे कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अगर आपकी कैशलेस पॉलिसी नहीं है, लेकिन मेरी तो कैशलेस पॉलिसी थी, कस्टमर अगर अपने एंड से पेमेंट करता है तो इंश्योरेंस कंपनी को 1 हफ्ते के अंदर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मेरी पेमेंट कब आई है, 26 दिन के बाद। 26 दिन तक उस सर्वेयर के अराउंड घूमती रही ये कहानी। मेरा बंदा रोज कह रहा है सर आज आ रही है, कल आ रही है। मैं बोला माँ भाई लठ मारने को हो रहा हूं मैं तुम्हारे सारा के। सच में मेरे को इतना गुस्सा आ गया था एक दिन, मैं ये तो शुक्र मानू माँ मेरी जान पहचान है, नहीं तो माँ तुम तो आम आदमी को इतना परेशान कर दो, वो तो बेचारा फेडअप हो जाए इस चीज से। मैं तो एक बार मैंने बोल दिया था माँ मैं तो गलती करी तुम्हारे से इंश्योरेंस लेके, खाम खाम इससे तो मैं कैश में करा लेता, इतना परेशान होना पड़ रहा है मेरे को। हार के अब मेरे को इस चीज में फंसाने वाला कौन था, जिससे मैंने इंश्योरेंस लिया था, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की बन रही थी। लास्ट में भाई मैंने अभी जब मेरी गाड़ी का अभी पेमेंट आया उससे 2 दिन पहले मेरी सर्वेयर से बात हुई। अब मेरे नाम पे कौन सर्वेयर से बात कर रहा था मुझे नहीं पता। मैं बोला माँ एक बात बताऊं जी, मैं बोला माँ विनोद कुमार जी नमस्कार। बोला हाँ जी। पहली बार तो फोन में था, दूसरी बारी में माँ आप माँ जी आप कब का जन्म है आपका। बोला जी 66 का। माँ मेरे पिताजी की उम्र के हो आप। मैं एक बात बताओ, जब आप 18 साल के 21 साल के जब हुए, जब आपने अपना डीएल बनवाया था ऑनलाइन बनवाया था। बोला नहीं जी उस टाइम तो ऑनलाइन पॉलिसी नहीं थी। मैं जब ऑनलाइन पॉलिसी आ गई और आपका पहले से बना हुआ था, कई बार बन लिया होगा ना माँ आपका, तो क्या माँ आपने अपडेट करवाया था। उनके पास जवाब नहीं था। अब हमारा रिन्यू कराया होगा तभी तो बना होगा ना दोबारा। मेरा जो डीएल है वो 2005 से बना हुआ है,
2026 तक की तो उसकी वैलिडिटी है। मैं सफीदों से बना था, मैं वहां जाऊं, मैं रोज मैं एक्सीडेंट करने के लिए बैठा हूं। तुम इतना तो देख लो, कोई फ्रॉड काम तो कर नहीं रहा। 37,000 का तुम्हारा छोटा सा बिल है, उसके ऊपर तुमने इतना अटका रखा, सिर्फ डीएल के ऊपर, डीएल नॉट वेरीफाइड। जब मेरी उनसे ये बात हुई थी, बोला जी मैं तो पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, कोई बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा था। मैं, आपने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी? आपने एक बार भी ओनर से बात करी कि सर ऐसे ऐसे सिचुएशन है? आप अपने एंड से तो कुछ भी लिखते रहो। और एक बहुत गंदा सीन चल रहा है भाई आजकल, ये मेल का। बस मेल पे सवाल जवाब, मेल पे सवाल जवाब चलते रहते हैं, और कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई मेल पे चल रहा है। ये मेल का सीन तो बहुत गंदा चल रहा है भाई। इसके ऊपर भी सरकार को कुछ करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से होना चाहिए इसके ऊपर। हाँ भाई मेल में, हाँ ठीक है मेल है, एक ट्रैक बन जाता है, हाँ भाई उसने ये जवाब दिया, उसने जवाब दिया। उस मेल के अंदर भी भाई ऐसी वर्डिंग्स लिख रखी थी कि मैंने वो वर्डिंग्स सर्वेयर को बोली हैं, जो मैंने बोली भी नहीं, क्योंकि मैं तो एक बार कॉल की थी। गुस्सा मुझे उनकी एक बात पे आया था कि भाई, कि मेरे बंदे ने भाई सफीदो बंदा भेजा कि आप ये ना वहां से डीएल वेरीफाई करना। मैं बोला मैं तो वहां चला जा, मैं मेरे जानकार है, मैं यहीं से फोन पे बातचीत करके बोल दूंगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरा है, आप इसको वेरीफाई करा दो, इसको ऑनलाइन अपडेट करवा दो। अब तो मेरा ऑनलाइन अपडेट है भाई, अब तो मेरा ऑनलाइन दिखता भी है, क्लियरली दिखता है। आपको पता ही है किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा के काफी डिस्ट्रिक्ट में नेट बंद है, तो ओटीपी नहीं आ रहा था। एसडीएम तहसीलदार वैसे भाई फील्ड में रह रहे थे, नहीं आ पा रहा था कोई उस दौरान। तो भाई वहां से लेटर निकलता है कि हाँ भाई इनका ये डीएलएसएस यहाँ से बना हुआ है, हम इसको वेरीफाई करते हैं, ओरिजिनल है। उस पे सर्वेयर पता है क्या बोलता है? कह रहा ये तो फर्जी कागज है, तो कोई भी होना। भाई साहब उस टाइम इतना गुस्सा आया मेरा भाई, बस पूछो मत। पर मैं क्या करें, मैं उम्र में बड़ा हमारे से, शर्म कर लिया उसकी, मैं चलो छोड़ दो। कंपनी इतनी निकम्मी है भाई, जब तक वो डीएल, उस पेपर को भी नहीं माना उन्होंने। डीएल जब तक ऑनलाइन वेरीफाई नहीं आया, ऑनलाइन दिखना स्टार्ट नहीं हुआ, उन्होंने पेमेंट रिलीज नहीं की। लटकाते रहे, हाँ आज कर रहे हैं। फाइनली मैंने उनको ये बोला कि या तो इसको तुम मेरी पेमेंट रिलीज करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस में। मैं मनोज को बोला मैं सुबह सुबह मैं जाऊंगा इनके ऑफिस में, और मैं देखता हूँ, फिर मैं इनको बहुत महंगा पड़ जाएगा, मैं सबकी नौकरी में बात आएगी। क्लियरली बोला था, सारा मैटर एक बार क्लोज होने दो, मैं प्रॉपर वीडियो बना के जनता को बताऊंगा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कितनी बड़ी धांधली चलती है, कस्टमर को कितना परेशान करती है। अब नाम खराब हुआ ना पूरी कंपनी का, बिल्कुल हुआ। ऐसे एम्प्लॉयज रखोगे जो कस्टमर को परेशान करेंगे बेवजह। अरे जो फ्रॉड लोग हैं वो तो तुमसे काबू में आते नहीं है, और सीधे साधे लोगों को तुम परेशान करते हो। और उसमें भी इन्होंने क्या किया, मेरा इसके अंदर साल्वेज काट लिया, 1500 साल्वेज, और 423 या 428 रुपए का एक ओल्ड डला था। मैं बोला भाई ये क्यों कटा, जब कंप्लीट मैंने इंश्योरेंस ले रखा है तो साल्वेज किस बात का? कहीं 15-16 लाख का बिल था क्या मेरी गाड़ी का जो तुम साल्वेज काट रहे हो इसके ऊपर? वो बोला सर मैं ठीक है इसके ऊपर भी मेल डालता। मैं तो मेल में ही खेलते रहो भाई। 37,000 कुछ का बिल था, 33,100 रुपये उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो ये भाई पूरा स्टोरी, पूरा किस्सा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बताया। तो मैं तो आपको यही कहूंगा भाई कि देखो, इससे अच्छी तो मेरी प्राइवेट कंपनी थी पिछली, जिसमें मेरे 2 बार क्लेम आए, उन्होंने भाई अपने आप ही अपने लेवल पे सॉर्ट आउट कर लिया। सरकारी कंपनी जिसको हम कहते हैं कि हाँ भाई ये सरकारी कंपनी है, हमारे को ज्यादा बेनिफिट देगी, उसने मुझे ज्यादा परेशान किया। और बल्कि मैं तो आज से पहले सरकारी कंपनी को ज्यादा सपोर्ट करता था। प्राइवेट कंपनियां हैं, अच्छी कंपनीज है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एचडीएफसी है, ये आपको परेशान नहीं कर। कस्टमर का इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हम भी जब इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं, जैसे शुरू में आई थी यूनिवर्सल सोमपुरी, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। डिजिट के साथ भी मेरा अच्छा रहा था। इवन मेरा एचडीएफसी हुआ, एसबीआई जनरल के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। हालांकि किसी किसी का अच्छा रहा है, किसी किसी के साथ खराब रहा है। तो मेरा तो भाई ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत खराब है, लेकिन अब तो मैं किसी भी सरकारी कंपनी को रेकमेंड नहीं करूंगा। और खासकर ऐसे सर्वेयर जिस कंपनी में है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे सरकारी है, भाई इनका भी ऑडिट होना चाहिए। ये कैसा काम कर रहे हैं, ये अपने कस्टमर के साथ कैसे, इनका फीडबैक फॉर्म क्यों नहीं आता हमारे पास? इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को फीडबैक फॉर्म क्यों नहीं देती कि भाई आपको काम होने के बाद हमारी सर्विसेज कैसी लगी? हम गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं तो वहां पे हमारे को फीडबैक फॉर्म मिलता है ना, बाद में कंपनी से कॉल भी आता है, फिर हेड ऑफिस से भी कॉल आता है। तो मेरी तो भाई सरकार से यही एक मेन है कि भाई इसके ऊपर भी आपका एक फीडबैक फॉर्म होना चाहिए, जो आपका सर्वेयर है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों के ऊपर, कि ये कैसा काम कर रहे हैं। और अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरे हाथ में होता तो भाई भले ही इन बंदों को, विनोद कुमार इंदौरा जी को कितने ही साल का भी एक्सपीरियंस है, चाहे सर आप देख रहे होंगे, मैं सर एक्शन लेता इस चीज के ऊपर, अगर मेरे हाथ में होता। तो आपने बेवजह परेशान किया। अब आप कहोगे मेरी ड्यूटी है, मेरा प्रोटोकॉल है, तो जो पिछली कंपनी पागल थी या 18 साल से ये
डीएल जो चलता आ रहा है, मैं पागल हूं जो इसको लेके चल रहा हूं। चलो यार, मैं ज्यादा ही कुछ गुस्से में आ गया बोलते बोलते। तो बस कोई नहीं भाई, जो हो गया बीत गया। एंड विनोद कुमार जी, अगर आपको बुरा लगा हो मेरी बात का तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा तो नहीं मांगूंगा सर, पर लेकिन आपने ठीक नहीं किया। किसी और भाई बंधु अगर कोई फंसता है ऐसे सिचुएशन में तो प्लीज उसके साथ आप ऐसा मत कीजिएगा। यही एक मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एज ए सर्वेयर अगर जाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है सर आपको, मेरे से तो आप बहुत बड़ी उम्र में हैं, लेकिन मैंने कोई अपशब्द आपको ना तो फोन पे बोले थे ना आज इस वीडियो में बोले हैं। बस एज ए सर्वेयर, आपके व्यक्तिगत पे नहीं जा रहा हूं, एज ए सर्वेयर मैं बोल रहा हूं आपको कि सर प्लीज टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज होइए। वक्त बदल गया है और वो कहते हैं ना, समय के अनुसार नहीं बदलोगे तो अकड़ के रहते हैं ना जैसे, तो टूट जाते हैं। समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय के साथ नहीं बदलते तो वो लोग पिछड़ जाते हैं। ये आपके लिए नहीं है सर, ये एक नॉर्मल लाइन में बोल रहा हूँ। आपको काफी नॉलेज भी मिल गई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा आपको। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाबा, टेक केयर, लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी भाई किसी के लिए मन में कोई ग्रजेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस सच्चाई एक आपको बतानी थी, वो बताइए।